विकास विभाग बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार शुक्रवार को दरभंगा पहुंचे और दरभंगा समाहरणालय स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में दरभंगा जिला के ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा का आयोजन किया। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। वहीं आयोजित बैठक में कई संबंधित पदाधिकारियों ने भाग लिया। आयोजित बैठक के संबंध में जब हमने बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार से बात की तो उन्होंने कहा कि दरभंगा जिले में ग्रामीण विकास विभाग की जितनी भी योजनाएं चल रही है उस पर बात कही और बताया कि जो भी कमी है उसके लिए दिशा निर्देश दिया जाएगा। साथ ही तेजी के साथ विकास और काफी तेजी के साथ योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचे और जहां पर भी कुछ कमी रह गई है उसको हम लोग कैसे पूरा करेंगे उससे संबंध में अधिकारियों से भी जानेंगे। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि राज्य में बड़ा भरोसा है ग्रामीण विकास विभाग पर, खासकर गरीबों का, और खास करके प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना और मनरेगा के लिए राज्य में जो काम चल रहा है उसकी भी समीक्षा करनी है और उसकी समीक्षा करके कार्य गति को भी आगे बढ़ाना है। उन्होंने बताया कि इस बात पर भी चर्चाएं हुई कि योजनाएं जो चल रही हैं उसे धरातल पर कैसे उतारा जाए और कैसे लक्ष्य को प्राप्त किया जाए ताकि आम लोगों तक तमाम योजनाओं का लाभ पहुंच सके। ग्रामीण विकास विभाग की जितनी योजनाएं चल रही है उसकी यहाँ पर आज समीक्षा करेंगे और जो कमी है उसके लिए दिशा निर्देशित किया जाएगा और तेजी के साथ विकास हो, तेजी के साथ योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जाए, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। समीक्षा का मतलब यही है और जहां पर कुछ कमी रह गई है उसको कैसे हम लोग पूरा कर सकते हैं उससे संबंध में अधिकारियों से भी जानेंगे और हम भी कुछ बताएंगे कि किस तरह से उनको पूरा किया जा सकता है। इसी के लिए समीक्षा बैठक है। राज्य में बड़ा भरोसा है ग्रामीण विकास विभाग पर, गरीबों का, खास करके प्रधानमंत्री आवास के लिए, खास करके मुख्यमंत्री आवास के लिए, खास करके मनरेगा के लिए और खास के विशेष तौर पर जीविका के माध्यम से जो राज्य में काम हो रहे हैं उसका भी समीक्षा करके उसको भी गति को आगे बढ़ाना है। लोहिया स्वच्छ अभियान और जितनी तरह की योजनाएं चल रही है उसको कैसे धरातल पर जल्द से जल्द उतारा जाए, कैसे लक्ष्य को प्राप्त किया जाए, यही उद्देश्य है आज के इस बैठक। आपने सृजन किया है 44,24,665 सर 24-25 है ना, लेकिन आपके यहाँ रोजगार मांगने वाले की संख्या 1,71,324 है। देख रहे हैं जी, रोजगार ऑफर किए गए श्रमिकों की संख्या 1,71,078 रोजगार पाने वाले मजदूरों की संख्या 1,38,382 है ना। बाकी सब ठीक है। इसमें दरभंगा जिला के सदर अनुमंडल अंतर्गत जाले थाना क्षेत्र में हुए हत्या के कांड का सफल उद्भेदन और घटना में संलिप्त एक अभियुक्त को दरभंगा पुलिस ने गिरफ्तार किया। तमाम घटना के संबंध में दरभंगा के सिटी एसपी शुभम आर्या ने शुक्रवार को अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर मीडिया से बात करते हुए तमाम बातों की जानकारी दी। जाले थाना क्षेत्र के काजी बहेड़ा में 25 अगस्त की सुबह करीब 8 बजे सुनीता देवी पति स्वर्गीय शिवदयाल चौपाल, जिनकी लाश उनके घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर दक्षिण दिशा में आम के बगीचे में गला दबाकर हत्या करने जैसी स्थिति में बरामद की गई, जिस संबंध में अहित्या देवी पति गणित चौपाल के लिखित फर्द बयान के आधार पर जाले थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। मामला की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा एक एसआईटी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर कमतौल दरभंगा के नेतृत्व में गठन किया गया। इस टीम की मनोनीत पुलिस पदाधिकारी कर्मियों डीआईयू टीम दरभंगा के द्वारा तकनीकी अनुसंधान और मानवीय सूचना के आधार पर इस कांड में संलिप्त मोहम्मद शहनवाज पिता मोहम्मद शहीदुल हक को गिरफ्तार किया गया और स्वीकारोक्ति बयान लिया गया, जिसमें इनके द्वारा अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया गया और इनके निशानदेही पर गला दबाकर हत्या करने के उपयोग किए गए रस्सी को बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त मोहम्मद शहनवाज पिता मोहम्मद सईदुल हक दरभंगा के ही रहने वाले हैं।
उनके विरुद्ध विधिवत अग्रतर कार्रवाई की जा रही है और इस कांड में संलिप्त अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए विधिवत छापामारी किया जा रहा है। मोहम्मद शहनवाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरभंगा जिला के जाले थाना अंतर्गत में दिनांक 25 अगस्त की सुबह लगभग 7 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि काजी बहेड़ा गांव के लगभग 500 मीटर दूर एक महिला की जो लाश है, अधेड़ उम्र की महिला थी, उनका उम्र लगभग 45 से 50 के बीच में था। उनकी जो लाश है वो एक खेत के पास में वहाँ पर एक किसी लोगों ने देखी गई थी। इसकी तुरंत बाद में जो थाने की टीम थी वहाँ पर जाके पहुँची और इस चीज़ का सत्यापन करना शुरू किया। सत्यापन उपरांत ये पाया गया कि जो महिला थी, महिला गांव की थी, उनका नाम था सुनीता चौपाल। उनकी उपस्थिति पिछली रात से नहीं देखी गई थी, वो तब से गायब चल रही थी। इसकी मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें एक SIT टीम का गठन किया गया। SIT टीम में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जो थे 2 सदर 2, CI कमतौल, SHO जाले और टेक्निकल टीम के जो सभी मेंबर्स थे, उन्होंने भी इसमें त्वरित रूप से अनुसंधान प्रारंभ किया। मामले में जब और हम लोगों ने अनुसंधान प्रारंभ किया और जो चीज़ें जो सामने स्पष्ट रूप से आई, जिसमें कि मानवीय एवं तकनीकी अनुसंधान भी शामिल थे, मामले में ये चीज़ का खुलासा किया गया कि जो महिला है वो विधवा है और कुछ सालों से वो अपने ही परिवार के साथ में मतलब वहीं पे रहती थी। महिला का ही जो संबंध था वो अपने ही गांव के कुछ लड़कों से हो गया था। इसमें कि जो एक लड़के का जो नाम सामने आया है, उसका नाम आया मोहम्मद शहनवाज। मोहम्मद शहनवाज काजी बहेड़ा का ही रहने वाला था, पढ़ाई वगैरह छोड़ चुका था और सभी जगह आपराधिक गतिविधियों में भी सम्मिलित रहता था। इससे पहले भी जो होली में सांप्रदायिक रूप से एक मामला हुआ था, उसमें भी उसकी संलिप्तता पाई गई। इस महिला के साथ में उस अभियुक्त शहनवाज का संबंध बना। महिला ने उसको कई बार ये भी बोला कि हमारे साथ में आगे का जैसे आप संबंध हमेशा बनाते हैं, लेकिन शादी वगैरह उस तरह से कुछ नहीं करने की बात है। और इस संबंध में उससे बात हुई बोली गई तो शहनवाज ने इस चीज़ को सिरे से निकालते हुए ये बात बोला कि नहीं, तुम मुझे परेशान नहीं करो क्योंकि मेरी शादी कहीं और पे तय हो गई है। ये जो पूरा वाक़या है लगभग कई महीनों तक चला। जेल से छूटने के बाद जब शहनवाज वापस आया तो महिला फिर से उससे बात करने लगी, लेकिन वो मृतक महिला को बोलने लगा कि नहीं, हमसे थोड़ा दूरी बनाओ। इसी क्रम में कई बार फिर भी उनके बीच में जो संबंध है वो स्थापित हुआ। लेकिन मामले में जब अब देखा जाए तो कुछ महीनों पहले से इनके बीच में जो है बातचीत होनी बंद हो गई। घटना के कुछ हफ्तों पहले से ये शहनवाज महिला के इस कंडक्ट से इसलिए परेशान होने लगा क्योंकि उन्हें लगता था कि महिला कहीं और जाके किसी को बता देंगी अगर, तो मेरी शादी जो है जो यहाँ पे कहीं और जगह लगी हुई है उसका वो टूट जाएगी। इसी संबंध में जब उनसे और पूछताछ की गई तो उन्होंने इस चीज़ का खुलासा किया कि इसी भय से हमने एक प्लान बनाया। प्लान के अंतर्गत उसमें एक जो एक बाजार है, बाजार में जब उस महिला से वो मिला तो उसको बुलाया कि आज हमें इस समय पे यहाँ पर मिलना। उसी समय ही बाजार से इसने एक रस्सी भी खरीदी और उस रस्सी से खरीदी और शाम में जब महिला वहाँ पर उस स्थल पर आई तो जैसे ही मौका इसने देखा, मौका मिलते ही इन्हें महिला का पहले एक गर्दन को झटके से मोड़ दिया जिससे कि वो बेहोश हो गई और अचेत अवस्था में गिर गई। इसके बाद में ही उसी रस्सी का इस्तेमाल करते हुए उसका गला घोट दिया जिससे कि महिला की जो है मृत्यु उसी वहीं पर घटनास्थल पर हो गई। जो अपराध करने जो रस्सी थी उसको इसने छुपाने के लिए पत्थर से बांधकर नगर पास के एक तालाब में फेंक दिया। उस रस्सी को और उसके अलावा जो साक्ष्य थे जो थे वो हमने वहाँ पे एकत्रित किए जिसमें कि FSL टीम का भी एक्टिव रूप से कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ।
हथियार के रूप में जो रस्सी थी उसको हमने बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा महिला की जो चप्पल थी वहाँ पे वो उनको एफएसएल टीम ने वहीं से ही बरामद किया है। महिला का मोबाइल जो था वो बरामद किया गया जो उनके पास में था। इसके अलावा और भी जो एफएसएल टीम में जो कलेक्शन है वो भी माननीय न्यायालय में वो प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे हमने बताया कि जो अपराधी हैं उनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है। जाले थाना में ही उन्होंने एक पहले से ही जो सांप्रदायिक दंगा के मामले में वो जेल जा चुके हैं। इस पूरी सफल उद्भेदन के लिए टीम ने जो भी बेहतरीन प्रदर्शन किए हैं उनके सभी पदाधिकारियों को हम पुरस्कृत करेंगे। सर क्या के साथ संबंध है? महिला का कितने लोगों के साथ संबंध है? इसके अलावा देखिए इनके साथ जो संबंध था वो तो क्लियर है, वो इन्होंने खुद स्वीकारा है। ये इसके अलावा जो ये बोलते हैं उसी इनका तथाकथित बयान है। ये आरोप लगाते हैं कि उनके साथ दूसरे किसी और के साथ भी संबंध था, लेकिन इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई। क्या उम्र रही होगी महिला की सर? महिला की उम्र लगभग 45 साल। किस मामले में ये जेल से आया था बाहर? अभी हमने आपको बताया सांप्रदायिक दंगा। सर इसका जो इतिहास है कि जो आपराधिक इतिहास है किस तरह का, किस प्रवृत्ति का आदमी है? देखिए जिस तरीके से हम पूछताछ से भी जो चीज़ें क्लियर हुई, ये पढ़ाई वगैरह छोड़ चुका है, छोटे मोटे काम करता है और अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश करता है गांव समाज में। उस तरह की गतिविधियों में शामिल रहा है। पहले भी जो तुमने बताया जो मार्च में मामला हुआ था होली में, इसमें भी इसका एक्टिव कंट्रीब्यूशन था तनाव को बढ़ाने में। उस तरह की गतिविधियों में रहता है। मोबाइल का भी हमने इसका पूरा विश्लेषण किया, उसमें भी इस चीज़ का उल्लेख किया गया कि ये रैंडम महिलाओं को मैसेज भेजना, उनके साथ में संबंध बनाने के लिए उनको उकसाना, ये सब चीज़ें की गतिविधि। इनके पास हथियार कैसे लगाए वो? मारने के बाद उसने लाश को ठिकाने कैसे लगाया? मारने के बाद में इसने घटनास्थल से कुछ ही दूर में महिला को पहले घसीटा जिनसे उनके अन्य जो बॉडी पार्ट्स हैं जैसे हाथों में और पैरों में भी उनमें भी कुछ स्क्रैचेज हैं और घसीटा। फिर उन्होंने वहाँ पे उनको जो एक ग्राउंड ऐसा था जो कि थोड़ा दूर था, गांव से थोड़ा दूर था। एक कार्यक्रम में भाग लेने बिहार के SC/ST कल्याण मंत्री जनक राम दरभंगा पहुंचे, जहां बीजेपी के नेताओं ने अपने मंत्री का जोरदार स्वागत किया। बाद में मंत्री जनक राम ने मीडिया से बात करते हुए आरक्षण पर अपनी सरकार की स्थिति स्पष्ट की। वहीं राजद प्रमुख लालू यादव और उनके पुत्र तेजस्वी यादव पर जमकर हमला किया। मंत्री ने राजद सहित लालू यादव, राबड़ी यादव और तेजस्वी यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि यही लोग गरीब दलित को गुमराह कर अपनी राजनीति चमका रहे हैं, लेकिन अब लालू राज लौट कर नहीं आने वाला है। लालू राबड़ी शासन काल को नरसंहार काल बताते हुए कहा कि जिनके माता पिता खुद मुख्यमंत्री रहे हो वे अपने बेटे को BA तक भी नहीं पढ़ा पाए और उनका बेटा 9वीं पास ही रह गया। जो 9वीं कक्षा तक पढ़ा वह बेटा बिहार में कलम किताब और नौकरी बांटने की बात कहता है। यह दुर्भाग्य की बात है। बिहार की गरीब जनता जाग गई है। अब यहाँ लौट कर लालू राज नहीं आने वाला है। जनक राम ने जोर देकर कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान में आरक्षण का प्रावधान दिया है उसमें थोड़ी सी भी कोई बदलाव नहीं की जाएगी। देखिए आपकी सोच नहीं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पटाक्षेप कर दिया। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के प्रदत्त अधिकार संविधान में मिला है वो संविधान के प्रदत्त अधिकार गरीबों को मिलेगा, उसमें कोई कटौती नहीं करना है। लेकिन जिन लोगों ने रिजर्वेशन के आड़ में, संविधान के आड़ में गरीबों को दिग्भ्रमित और गुमराह करके अपने नेता उनके माताजी बने, उनके पिताजी बने, आज उनके पुत्र बन रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से श्री लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र से पूछना चाहता हूं, आप गरीबों को कहते हैं कि कलम और कॉपी मैं बांटने का काम करूंगा। आपके माता और पिता दोनों राज्य के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अपने बेटा को कम से कम BA नहीं करा पाए, 9वां पास बेटा आज गरीब को झांसे में लेकर के कलम कॉपी की बात करता है। ये दुर्भाग्य है। ये बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति आपके झांसे में आने वाला नहीं है। आप स्वयं पढ़े नहीं और पढ़े लिखे समाज को आप कलम कॉपी की बात करते हैं। आप अपने माता पिता से ही ज्ञानवर्धन कर लेते। आपके माता पिता की शासन 15 साल रहा है। बड़े बड़े नरसंहार बिहार में होता था, दलितों को कोई पूछने वाला नहीं होता था। आप दलितों को छोड़ दीजिए, आप पिछड़ा समाज के बेटा और बेटी थे, पिछड़ों को आपने रहनुमाई नहीं कर पाए, परिवार से बाहर नहीं निकल पाए।
तो मुझे लगता है कि ये सब धोखा है। अब लालू जी के चक्कर में बिहार की जनता आने वाली नहीं है। बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार जी हैं, देश के विकास पुरुष नरेंद्र मोदी जी हैं। 1 करोड़ 40 करोड़ देशवासियों को अगर सम्मान से जीने योग्य बनाने का अगर सपना कोई देखा है वो नरेंद्र मोदी, आदरणीय नीतीश कुमार जी। सर, आपने बताया कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन के वार्ड नंबर 9 के अध्यक्ष प्रतीक सत्संगी के नेतृत्व में रत्नोपट्टी दुर्गा मंदिर पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस बात की जानकारी देते हुए एमएसयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश भारद्वाज, छात्र नेता अमन सक्सेना, वार्ड अध्यक्ष प्रतीक सत्संगी, अभिषेक कुमार ने कहा कि शुभंकरपुर, रत्नोपट्टी और बाजितपुर के 3 वार्ड को मिलाकर लगभग 30 से 40 हजार की जनसंख्या है, जहां पर अभी तक एक भी उच्च विद्यालय का निर्माण नहीं किया गया है। आजादी के 78 वर्ष के बाद भी यह क्षेत्र हर चीज में पिछड़ा हुआ है। विकास का पैमाना मानो बदला सा हुआ है। दरभंगा नगर निगम के अंतर्गत आने वाले 3 वार्डों जो कि 8, 9 और 23 है, इसके साथ हमेशा से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। शिक्षा जैसे मूल अधिकारों से भी बच्चों को वंचित रखा गया है। अगर उच्च शिक्षा की पढ़ाई का सपना देखता है तो उसे 5 से 7 किलोमीटर दूर के स्कूल में जाना पड़ता है, जिससे कई बच्चे अपने पढ़ाई बीच रास्ते में ही छोड़ देते हैं। शिक्षा हर बच्चों का मौलिक अधिकार है, लेकिन जनप्रतिनिधियों की शिक्षा विरोधी सोच ने आज तक एक उच्च विद्यालय खुलवाने का काम नहीं किया है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन आम लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है कि अब उनको अपने अधिकार खुद लेने पड़ेंगे, अपने बच्चों की भविष्य खुद तय करने पड़ेंगे। बस इसके लिए जन आंदोलन की जरूरत है। जिस दिन आम लोग जाग गए, शिक्षा विरोधी विधायक सांसद को सबक सिखाने का काम करेंगे कि उनका वोट सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं बल्कि उनके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए है। संगठन रत्नोपट्टी से जुड़े जन समस्या के समाधान का भी मांग नगर निगम से कर रहा है, जिसमें सड़क, नाला, स्ट्रीट लाइट, पानी, जल जमाव जैसी समस्या शामिल है, जिसको लेकर नगर निगम को पूर्व में ही ज्ञापन सौंपा जा चुका है। उच्च विद्यालय खोलने को लेकर जिलाधिकारी और डीईओ को ज्ञापन सौंपा गया है। कहा कि आज का आंदोलन सांकेतिक आंदोलन है। इस आंदोलन के माध्यम से हम आम जनता को जगाने का काम करेंगे, साथ जनप्रतिनिधियों को सचेत करने का भी काम करेंगे कि जल्द से जल्द इस 3 वार्ड को मिलाकर एक उच्च विद्यालय का निर्माण किया जाए, अन्यथा इसका परिणाम आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। आंदोलन में शामिल संगठन के अर्जुन कुमार दास, अनीश चौधरी, तुलसी कुमारी, राजीव कुमार, पिंटू कुमार, जिज्ञासा कुमारी ने कहा कि हम इस आंदोलन को जन जन तक ले जाने का काम करेंगे कि आखिर अब तक उच्च विद्यालय के लिए पहल क्यों नहीं की गई, आखिर कब तक इस क्षेत्र में उच्च विद्यालय का निर्माण किया जाएगा। आंदोलन दिन के 12 बजे से शुरू होकर लगभग 3:30 बजे तक चला। एमएसयू के छात्र मांगों के समर्थन में बैनर पोस्टर लेकर धरना पर बैठे रहे। बारी बारी से सभी ने धरना को संबोधित किया। इस बीच विधायक सांसद के खिलाफ सभी ने जमकर नारेबाजी भी की। मांगों के समर्थन में भी छात्र नेता नारेबाजी करते रहे, जिसके बाद आंदोलन की समाप्ति की घोषणा करते हुए कहा कि आंदोलन की समाप्ति नहीं बल्कि शुरुआत है। हम इस आंदोलन को प्रत्येक व्यक्ति तक ले जाने का काम करेंगे। जब तक इस क्षेत्र में एक उच्च विद्यालय का निर्माण नहीं कर लिया जाता, आम लोगों की जन समस्या का समाधान नहीं कर लिया जाता, हम यह आंदोलन जारी रखेंगे। इस आंदोलन में अविनाश कुमार, कमलेश दास, विजय राय, अजय राम, रंजीत कुमार, राम बाबू कुमार दास समेत कई अन्य लोग उपस्थित थे। आप लोग धरना पर बैठे हैं, क्या की समस्या है इस वार्ड में? देखिए, आज हम लोग रत्नोपट्टी में 1 दिवसीय सांकेतिक आंदोलन कर रहे हैं। आजादी के 77 साल के बाद भी इस इलाका में एक हाई स्कूल का निर्माण नहीं किया गया है। यहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए 5 किलोमीटर दूर, 7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। ये शिक्षा विरोधी विधायक सांसद अभी तक उनके कानों में खबर तक नहीं पहुंचा है कि इस इलाका में एक हाई स्कूल का निर्माण किया जाए। हम उन्हीं को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, साथ ही साथ आम जनता से भी अपील कर रहे हैं कि आप इस आंदोलन में सहभागिता दीजिए, ताकि अगला साल विधानसभा का चुनाव है, अगले साल तमाम नेता वोट मांगने के लिए यहाँ पर आएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा प्रश्न तैयार होना चाहिए कि हमारे बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए यहाँ पर हाई स्कूल का निर्माण क्यों नहीं किया गया। साथ ही साथ रत्नोपट्टी में जल जमाव की समस्या है। बगल में देखिएगा, जल जमाव की समस्या कई महीना से लगा हुआ है। सड़क टूटा हुआ है, नाला का समस्या है, स्ट्रीट लाइट की समस्या है,
जिसको लेकर हम लोगों ने नगर निगम में कई बार ज्ञापन सौंपा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। उसी के खिलाफ हम लोग आज एक दिवसीय सांकेतिक आंदोलन कर रहे हैं ताकि जो हमारा मांग है उसको पूरा किया जाए। अन्यथा आने वाले टाइम में हम लोग युवाओं को जगाने का काम करेंगे, आम जनमानस को जगाने का काम करेंगे, तीनों वार्ड में घूमकर लोगों को जागरूक कर एक विशाल आंदोलन करने का काम करेंगे और जो भी मांग हमारा उसको पूरा करवाने का काम करेंगे। और भी अनेक समस्या इस वार्ड में है, क्या जानकारी आपको है? जी बिल्कुल, इस वार्ड में बहुत तरीका का समस्या है। नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। प्रशासन के मिली भगत से यहाँ पर नशेड़ियों का अड्डा बना दिया गया है। हम इसके खिलाफ भी आवाज उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिलहाल हम जन समस्याओं को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं और जल्दी इन मांगों को पूरा करवाने के बाद हम लोग आज दूसरे मांग को लेकर भी आगे बढ़ने का काम करेंगे। अपना परिचय दीजिए। अमन सक्सेना, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। दरभंगा के शास्त्री चौक के पास स्थित एक होटल में 83 दरभंगा शहरी विधानसभा के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान 2024 पर कार्यशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला दरभंगा नगर निगम के द्वारा आयोजित किया गया। इस कार्यशाला में नगर विधायक संजय सरावगी मौजूद थे, जिन्होंने आए सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को सदस्यता अभियान को लेकर कई महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दी गई। इस मौके पर नगर अध्यक्ष मनोज कुमार जान, नगर महामंत्री सुजीत मल्लिक, डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला, राम बाबू शाह, लक्ष्मण झुंझुनवाला, सोनी पुड़वे, पृथ्वी कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। आयोजित कार्यक्रम के संबंध में हमने नगर विधायक दरभंगा संजय सरावगी से बात की तो उन्होंने हमसे बात करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और 10 करोड़ से ऊपर इसके प्राथमिक सदस्य हैं। बिहार में 1 करोड़ से भी अधिक भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। और नगर विधायक ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सितंबर को सदस्यता ग्रहण करेंगे। विधायक ने सदस्यता अभियान पर बोलते हुए कहा कि यह सदस्यता पुनः होती है पूरे देश में और देश के पास बाहर विदेशों में भी जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। 2 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सदस्यता ग्रहण करेंगे और इस समय से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का सदस्य अभियान चलेगा। सबसे बड़ी पार्टी है और 10 करोड़ से ऊपर इसके प्राथमिक सदस्य हैं। बिहार में 2014-2019 लगा के लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा बिहार में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य। 2 सितंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सदस्यता ग्रहण करेंगे। यह सदस्यता पुनः होती है जो पूरे देश में या देश के बाहर भी जो भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं उन सभी को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेनी। 2 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी खुद भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे और उसी समय से पूरे देश में जो है भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चलेगा। और ये बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी का करोड़ों करोड़ असंख्य सदस्य हैं। तो पूरे देश में 2 तारीख से यह अभियान प्रारंभ होगा। जिनको भी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनना है केवल एक टोल फ्री नंबर डायल करें और उसके बाद उसमें उनको जो है OTP आएगा, एक लिंक आएगा और लिंक के माध्यम से लोग बन सकते हैं। उसका रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित रहता है। तो 8800002024 बहुत आसान नंबर है। 880000 और 2024। इसको 2 तारीख के बाद, अभी ये टोल फ्री नंबर काम नहीं करेगा। इस नंबर को आप डायल करिए 2 तारीख के बाद और सभी लोग विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और विश्व के सबसे बड़े नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी का जो है सदस्यता ग्रहण करिए। इसी के लिए पूरे देश में बैठक हो रही है और आज यह नगर की कार्यशाला है। इस कार्यशाला में यह बतलाया जाएगा किस तरह सदस्यता करनी है और 3 तरह से आप सदस्य बन सकते हैं। एक टोल फ्री नंबर के माध्यम से, एक नमो ऐप पर जाके और एक तरह से और नहीं भाई क्या कहते हैं उसको, हाँ सरल ऐप के माध्यम से भी। और जो है और भी तो सभी जगह हम लोग एक बड़ा अभियान ये चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। तो उसी के लिए आज यह कार्यशाला रूप से निःशुल्क जो कॉलेज प्राथमिक सदस्य निःशुल्क और प्राथमिक सदस्यता जब समाप्त हो जाएगा तब जो सक्रिय सदस्य बनेंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी की शुरू से व्यवस्था रही है। 100 रुपया ऑनलाइन आप भुगतान करिए
और 100 सदस्य बनाइए। आप सीधे पैसा देके भारतीय जनता पार्टी सदस्य नहीं बनाती है। प्राथमिक सदस्य को सक्रिय सदस्य करने के लिए आपको 100 सदस्य पहले बनाना पड़ेगा, वो रिकॉर्ड रहेगा। और 100 सदस्य बनाने के बाद आप 100 रुपया ऑनलाइन जमा करिए और तब आप सक्रिय सदस्य भारतीय जनता पार्टी का बन सकते हैं। बड़ा महाअभियान 2 सितंबर से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का यह अभियान चल रहा है। उसी के तहत आज जो है भारतीय जनता पार्टी दरभंगा नगर की बैठक बुलाएगी। हमारे राष्ट्रीय स्तर पर सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य को हम लोग को जोड़ना है। आज भारतीय जनता पार्टी दरभंगा नगर के द्वारा उसी के मद्देनज़र एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें हम लोग इस बात पर बल देंगे कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को जोड़ पाए, ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य को अपने विचारधारा की ओर आकर्षित कर पाएँ। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का यही है जो इस बार ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 3 लाख, पिछली बार हुआ था 5 लाख सदस्य हम लोग को दरभंगा जिला में जोड़ना। उसी के मद्देनजर ये दरभंगा नगर के तत्वावधान में ये कार्यशाला आयोजित की गई है। उसी पर आगे विचार होगा। जो सदस्य बने क्या उसी को फिर बनाना या फिर नया नहीं, नया सदस्य ही बनेगा। जो सदस्य है जिनका मान लीजिए रिन्यूअल भी होगा, जिनकी सदस्यता मतलब 3 साल पूरी गई है, उसका रिन्यू भी किया जाएगा और नए सदस्य भी बनाए जाएंगे। कम से कम 100 सदस्य बनाने पर ही एक्टिव सक्रिय सदस्य वो रह पाएंगे। ऐसे कितने सक्रिय सदस्य को चुनना है? सक्रिय सदस्य कितने बनने हैं? सक्रिय सदस्य तो जितने भी पार्टी में एक्टिव है वो सब सक्रिय सदस्य बनेंगे। जितने भी विंग में है, मेन विंग में है, सब सक्रिय सदस्य बनेंगे। सबको अपना अलग अलग लक्ष्य है या एक ही लक्ष्य? नहीं, सबका लक्ष्य एक ही। जिस सदस्य का 3 साल हो गया उनका भी किया जाएगा? उसका भी किया जाएगा। उनका स्वतः कैंसिल हो जाएगा जिससे 3 साल। कार्यकर्ताओं को यही बोलना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में पूरे जोश खरोश के साथ आके भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, इसके शीर्षस्थ जो पोजीशन हमारा बना हुआ है पूरे वर्ल्ड में, उस बात को बरकरार करते हुए उसमें और संख्या जोड़कर हम लोग हमेशा शीर्षस्थ बने रहें। इसी के लिए हम लोगों ने उनको उत्साहित किया और आज का प्रोग्राम रखा गया है। क्या आप अपने ऊपर भी कुछ जिम्मेवारी ले रहे हैं? पार्टी की जिम्मेवारियाँ अभी तक मुझे सिर्फ सदस्यता के रूप में मिली हुई है। मैं एक सदस्य के रूप में हूँ, एक्टिव कार्यकर्ता के रूप में मैं काम कर रहा हूँ और आगे जो भी जिम्मेवारियाँ मुझे पार्टी के द्वारा दी जाएगी मैं उसके ऊपर भी निभाने की कोशिश करूँगा। उसमें कहीं पीछे मैं नहीं करूँगा। सदस्यता अभियान में आपका क्या योगदान हो पाए? संस्था योगदान में कुछ नहीं, बस पार्टी की संलग्न की गई हुआ कि भाई इसकी व्यवस्था की जाए। तो मैंने सारा व्यवस्था अपने माथे लेकर मैंने बोला कि मेरी नई होटल खुल रही है युवारा, तो हम लोग इसी होटल के अंदर में इस बात को कर लें चला पाया। और मेरे लिए इससे बड़ा शुभ क्या हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रोग्राम जय श्री राम के नाम से हमारे इस हॉस्पिटल के अंदर में पहली आगाज हुई है, जो खुशनसीबी की बात है। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार आज अपने विभाग की समीक्षा बैठक करने दरभंगा पहुंचे, जहां उन्होंने दरभंगा समाहरणालय के अम्बेडकर सभागार में अपने अधिकारियों के साथ बैठक में हिस्सा लिया और जिला में चल रहे योजना के बारे में विस्तार से जानकारी ली और वह उपस्थित अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। मंत्री श्रवण कुमार के स्वागत में जीविका दीदी खूबसूरत रंगोली बनाई और मंत्री का स्वागत मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग और चादर देकर सम्मानित भी किया। अपने दरभंगा दौरे के क्रम में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने मीडिया से बात करते हुए अपना बड़ा बयान दिया। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बिहार खुद आत्मनिर्भर बनेगा। इस पर बिहार सरकार बड़ी तेजी से काम कर रही है और आने वाले समय में 2 जून की रोटी के लिए किसी को राज्य से बाहर नहीं जाना होगा। इस दिशा में बिहार सरकार काम कर रही है। अपने साफ शब्दों में कहा कि गांव के गरीब लोगों को अब मुख्य धारा में लाया जा रहा है। जीविका दीदी के माध्यम से गांव घर की गरीब महिला को रोजगार से जोड़ा जाएगा। दरभंगा डीएमसीएच अस्पताल के अलावा बिहार के जिला मुख्यालय वाले सभी बिहार के सरकारी अस्पताल में साफ सफाई का काम 1 सितंबर से जीविका दीदी को दिया गया है। अस्पताल में पहले ही रसोई का काम जीविका दीदी को दिया गया है ताकि मरीजों को स्वादिष्ट घर जैसा खाना मिले। साथ ही तालाब की देखरेख, अलग अलग तरह की खेती, मधुमक्खी पालन, अचार, पापड़ उत्पादन, मसाला बनाने का काम और सिलाई कढ़ाई के साथ कई ऐसे काम है जिसे सरकार अब जीविका दीदी को दिया है ताकि गांव घर की महिला भी स्वावलंबी बने और अपने बिहार आत्मनिर्भर हो सके। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में यह सभी योजना अनुमंडल और ब्लॉक स्तर के अस्पताल में भी लागू किया जाएगा। डीएमसीएच में नहीं, राज्य के अनेक हॉस्पिटलों में हम लोग जीविका के माध्यम से इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं और राज्य के अंदर जो गांव और गांव के गरीब लोग हैं उनकी समस्या का हल निकालना चाहते हैं, उनको मुख्यधारा में शामिल करना चाहते हैं। तो जितने हॉस्पिटल है उसमें हम लोगों ने रसोई बनाने के लिए दिया,
मेडिकल कॉलेज में दिया, जिला अस्पताल में दिया, अनुमंडल अस्पताल में दिया, पीएससी में भी हम लोग देने जा रहे हैं। यानी जहां तक सरकार की सुविधा लोगों तक पहुंचाना है उसको जीविका के माध्यम से जोड़ रहे हैं। उनको तालाब का भी देख रेख के लिए हम लोगों ने काम दिया है, उनको खेती के लिए भी काम हमने दिया है, मधुमक्खी पालन का भी हम लोगों ने काम दिया है, सिलाई कटाई का भी दिया है, अचार और पापड़ बनाने का भी काम दिया है, मसाला तैयार करने के लिए हर प्रकार के जो भी मनुष्य की आवश्यकता है उसके हिसाब से उनको हम लोगों ने लगाया है और भी तेज़ी से लगाएंगे ताकि राज्य में और आत्मनिर्भरता बढ़े। 2 जून की रोटी के लिए राज्य से बाहर लोगों को नहीं जाना पड़े, इसके लिए हमारी पूरी कोशिश है। धन्यवाद।